जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं MQTC के 24 दिसंबर के सेट में। हम आपके साथ इस टेस्ट के मैथ्स के सभी प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हैं। इस टेस्ट का क्वेश्चन संख्या 51 है और आप लोग भी जब इसका सॉल्यूशन देख रहे होंगे तो अपने सामने सेट रखिएगा ताकि आपके लिए सहूलियत होगी। मैंने प्रश्नों को नहीं लिखा है, ठीक। प्रश्न ये है कि त्रिभुज PQR में भुजा PQ और PR को E और F तक बढ़ाया गया, जैसा कि कोण Q और कोण R के बाह्य कोण समद्विभाजक हैं, बिंदु K पर मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ एक चीज दिया हुआ है कि यदि कोण QPR 80 डिग्री है तो कोण QKR का मान कितना होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे प्रश्न में, यहाँ पे आपको त्रिभुज जो है PQR दिख रहा होगा और इसी Q भुजा को E तक बढ़ाया गया और इधर देखेंगे तो F तक बढ़ाया गया। बाह्य समद्विभाजक जैसे कोण Q जो है उसका बाह्य समद्विभाजक इधर वाला और R का बाह्य समद्विभाजक इधर, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? K पर मिल रहे हैं, ठीक है। और इसी K का वैल्यू प्रश्न में हमसे पूछा गया। अब एक बात आप ध्यान देंगे, यहाँ पे दो तरीके का सवाल बनता है। एक, अंदर वाले कोण को समद्विभाजित किया जाता है, जैसे मैंने एक नीचे फोटो दिखाया आपको, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। तो अगर अंदर वाला क्या है तो 90 डिग्री प्लस जो ऊपर वाला एंगल है उसका हाफ कर देते हैं, ठीक है। और अगर बाह्य कोण का है जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया तो 90 डिग्री माइनस जो ऊपर वाला एंगल है P या फिर नीचे आप A देख रहे हैं उसी का आधा कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे प्रश्न में क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल P/2। अब एंगल P का वैल्यू प्रश्न में 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40। तो 90 से अगर आप 40 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 50। और आपके सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से ये बात समझ चुके होंगे। जहां भी आपको दिक्कत होगा आप वीडियो में कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे, हम उन चीजों को प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाने का। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। यदि कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष 2000 रुपया 20% वार्षिक ब्याज की दर से एक बैंक में जमा करता है तो 2 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन कितना होगा। यहां पे भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें न चक्रवृद्धि ब्याज की बात कही गई है और ना ही साधारण ब्याज की, लेकिन आपको समझना है कि इसमें बैंक में ब्याज की बात कही गई है और बैंक जो चलता है वो CI सिस्टम से चलता है, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? तो साधारण ब्याज में हमारे मूलधन पर ही सिर्फ कर लगाया जाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ठीक। तो ध्यान देंगे यहां से कि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे यहां पे। अब एक बात ध्यान देंगे कि कहा गया कि पहले वर्ष वो सिर्फ 2000 रुपये जमा करता है, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या फिर साधारण ब्याज दोनों समान ही होता है। क्यों? क्योंकि जब तक उस पर इंटरेस्ट लगेगा नहीं तब तक उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं लगाया जा सकता। तो मैंने नॉर्मली यहाँ पे 1 साल का, आप इसको CI भी कह सकते हैं और SI भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल होता है। तो मैंने वही नॉर्मल फॉर्मूला लगाया, क्या, मूलधन गुणे समय गुणे दर। 1 वर्ष का मैंने निकाल लिया। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि दूसरे वर्ष वो फिर से 2000 रुपये जमा करता है। तो ध्यान देंगे कि 2000 उसने पहले जमा किया था, 2000 फिर से जमा करता है और 1 वर्ष का साधारण ब्याज कहें या फिर चक्रवृद्धि ब्याज कहें, दोनों 400 रुपया होता है। तो वही मैंने दूसरे वर्ष में यहाँ टोटल जोड़ करके 4400 रुपया लिखा है, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं 1 वर्ष मान लूं तो 1 वर्ष पीछे वाला और 1 वर्ष ये दोनों मिलाकर के आपके 2 साल के हो जाते हैं और दोनों सिंपल आपके फॉर्मूले पे लग जाएंगे। वही मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। यहां पे जब तक 2000 रुपये था हमारा कितना मिला? ब्याज 400। और जब हमारा 4400 हो गया तो उस समय का मिलेगा 880 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 1280 रुपये, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि हमने 2000 करके 4000 रुपये जमा किए थे और 1280 रुपये हमें ब्याज के तौर पे मिला है और मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। इस तरीके से 5280 रुपये हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये रहा इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 53 की तरफ। 53 प्रश्न संख्या है, एक होटल में दोपहर का भोजन 40% ने शाकाहारी किया, जबकि 30% ने मांसाहारी और 20% ने दोनों प्रकार का किया। यदि कुल 196 व्यक्ति मौजूद थे तो कितने व्यक्ति दोनों में से किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किए। अब ध्यान देंगे कि इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जा सकता है। तो जो अलग अलग कहे जाते हैं उन दोनों को जोड़ देते हैं, और जब भी कहेगा कि इन दोनों में इनकी सहभागिता रही है तो जिनकी भी दोनों में सहभागिता रहती है उनको घटा देते हैं। आप क्लास 9th और 10th में जब गए होंगे तो वहां पढ़ा होगा आपने यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट, तो ये वहीं से है, ठीक है। जैसे समुच्चय का नाम आपने सुना होगा, ठीक। तो यहां से हमने 40% और 30% को ऐड करा तो कितना हुआ 70%, और 20% को हमने माइनस कर दिया तो कितना आया हमारा, टोटल है 50%। अब देखिए परसेंट में जो लोग खाना खाए थे वो 85% हैं, जबकि कुल लोग कितने थे 196, और जब भी कुल की बात की जाती है तो 100% हो जाते हैं, अर्थात जितने लोग होटल में गए थे उसके आधा ही लोग खाना खाए थे। तो 196 का आप आधा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर हो गया 98, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 54 की तरफ। अगला प्रश्न है, 22% छूट की अनुमति देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्रयमूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे समझाना चाहता हूं कि कभी भी जो मेरा अपना लागत मूल्य होता है किसी भी कॉन्सेप्ट में, ठीक, तो वो हमेशा क्रयमूल्य माना जाएगा, ठीक है। और क्रयमूल्य को आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो 100% मान करके बहुत इजीली आप उसको अपने लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने इस प्रश्न में क्रयमूल्य नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मान लिया कि जो मेरा लागत था वही मेरा क्रयमूल्य था, और क्रयमूल्य को आप कभी भी 100% काउंट कर सकते हैं। अब एक बात बताइएगा कि क्रयमूल्य मैंने मान लिया 100% सॉरी, और लाभ जो इस प्रश्न में दिया हुआ है 17% प्राप्त करने की बात कही जा रही है, तो क्रयमूल्य और लाभ दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य होता है क्रयमूल्य और लाभ का सम, या फिर क्रयमूल्य और हानि का माइनस, यही कहा जा सकता है। तो यहां मुझे लाभ हो रहा है इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया है, तो यहां से हमें अपना विक्रय मूल्य पता चल गया। क्रयमूल्य भी मेरा प्रतिशत में और लाभ भी, तो दोनों को जोड़ने पे 117% मुझे विक्रय मूल्य दिख रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य मुझे नहीं पता है, और इस प्रश्न में कहा गया कि अंकित मूल्य को कितना अधिक निर्धारित करेगा, किसके तुलना में, क्रयमूल्य के तुलना में, ठीक है। मैंने मान लिया कि मेरा जो अंकित मूल्य है वो है x रुपए। अब देखिए अंकित मूल्य पर निकाला गया छूट ही विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। और इसी का फॉर्मूला मैंने यहां पे छोटा सा आपको लिख रखा है कि अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटे 100 होता है विक्रय मूल्य के बराबर, और यही मैंने यहां पे पुट कर रखा है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि 22% की छूट है। तो x इंटू 100 माइनस 22 अपॉन 100 इज इक्वल टू 117, जो यहां मैंने विक्रय मूल्य के तौर पे प्राप्त करा है, ठीक है। और ये सभी चीजें परसेंटेज में मैंने आपको करके रखा है यहाँ पे। अब यहां से आप ध्यान देंगे कि जब आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 100 से 22 जाएगा, 78 बचेगा, 78 बटे 100 और इधर 117 जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो अंकित मूल्य है यानी जो x का वैल्यू है वो आएगा 150%, ठीक है। और आपका क्रयमूल्य आपने कितना मान रखा था 100%। तो दोनों का जब आप माइनस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने अपना अंकित मूल्य 50% अधिक रखा है, किसके तुलना में, क्रयमूल्य के तुलना में, ठीक है। आप इस चीज को एक बार फिर से देख लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 55 की तरफ। क्वेश्चन है, यदि a और b संपूरक हैं तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि दो तरह के वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं, एक संपूरक और एक पूरक। तो अगर पूरक कहेगा तो a प्लस बी का जो मान होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और अगर समपूरक कह दे तो a और b यानी जो दो एंगल हैं उनका मान 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे हमसे क्या पूछा गया कि cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी का मान कितना होगा।
ध्यान देंगे कि cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है cos a प्लस बी का, ये आपको याद होना चाहिए फिलहाल के लिए। ठीक, अब यहां से a प्लस बी का वैल्यू तो हमको 180 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने वही यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। अब -1 कैसे होता है, ये अगर आप जानना चाहेंगे, चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक, कि एंगल के वैल्यू जब हमें तो लगभग 90 तक के याद होते हैं, लेकिन 90 से जितना भी ऊपर होता जाएगा उसका क्या होता है, अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट करेंगे। मैं टोटल 10 से 15 मिनट का एक वीडियो आएगा, मैं बना दूंगा, और उम्मीद करेंगे कि उसको देखने के बाद आपको एंगल की वैल्यू में दिक्कत नहीं रह जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 56 की तरफ। अगला प्रश्न है, ए का वैल्यू दिया है 248, बी का वैल्यू दिया है 251 और सी का वैल्यू दिया है 499। तो पूछा गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप कि कभी भी जो ये ए बी और सी का मान दिया हुआ है, इन तीनों को जोड़ने पर अगर जीरो आ जाएगा, क्या, अगर ए बी और सी तीनों के मान को जोड़ने पर अगर जीरो आ जाएगा तो उस स्थिति में ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान 3abc के मान के बराबर होता है। अर्थात अगर हम उधर रखते तो ऐसा ही लिखते, मैंने उनको उधर से इस तरफ लाया और दोनों का जो माइनस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। ठीक है, और वही हमसे प्रश्न में पूछा भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इस पे 3 से 4 तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। वो 3-4 जो सवाल हमेशा बनते हैं एग्जाम्स में, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 57 की तरफ। क्वेश्चन 57 है, माध्य और माध्यिका के बीच का अनुपात 2:3 है और बहुलक 20 है, तो माध्यिका ज्ञात करें। अब ध्यान देंगे आप कि बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला मैंने यहां पर आपके साथ लिख रखा है, ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है कि बहुलक इज इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। वही जो वैल्यू दिया हुआ है, बहुलक का दिया हुआ 20 मैंने रख दिया है, माध्यिका का रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है, और कभी भी जैसे मान लीजिए 3:2 इस तरह का वैल्यू दे तो आप 3 को 3x या 3a या 3b या 3y कुछ भी माने, एक इसी तरह के वैल्यू के साथ मानिए। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं लिख सकते। तो मैंने यहां पे 3x ले लिया और 2 को 2x ले लिया और इनके साथ गुणा करके x का वैल्यू ला दिया 4। ठीक है, और फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया तो माध्यिका कितनी होगी, तो माध्यिका कितना था 3x, तो 3 में x का वैल्यू रखा तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 12, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 58 की तरफ। ध्यान देंगे आप, 58 प्रश्न था हमसे, एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 4320 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि आंतरिक कोण तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उनके बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आंतरिक कोण निकालने का तरीका क्या है, तो ये जो हमने आपके साथ फॉर्मूला लिख रखा है n-2 गुणे 180। ठीक है, या फिर कहीं कहीं ये ऐसा भी दिखेगा आपको 2n-4 गुणे 90, तो यही दो यहां से इधर गुणा कर दिया जाता है, और कुछ है नहीं, सेम ही फॉर्मूला है दोनों। ठीक ना, तो वही मैंने यहां वैल्यू रख दिया n-2 गुणे 180, और ये टोटल एंगल का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो वही 4320, और जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो n-2 बराबर आएगा 24, और इधर से -2 जब 24 की तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वही n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। एक बात यहां से और भी आप ध्यान देंगे, क्या कि अगर एक कोण का मान आपसे पूछ दे, क्या अगर एक कोण का मान आपसे पूछ दे तो टोटल 26 कोण बने हुए हैं जिनका मान 4320 दिया हुआ था, अगर आप 26 से भाग दे दीजिएगा 4320 में तो एक कोण का मान निकल जाएगा। तो चाहे तो आप एक कोण का भी मान निकाल सकते हैं और सभी कोणों का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न संख्या 58 रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 60 है। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ यदि 2.6, 1.3, x समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात करिए। अब ध्यान देंगे जो x आया है वो तीसरे जगह पे आया,
और इसे ही हम तृतीय समानुपाती के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तृतीय समानुपाती। और तृतीय समानुपाती का एक फॉर्मूला होता है, अगर आप चाहें तो फॉर्मूला याद रख लें या फिर मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड भी आपके साथ साझा कर दूंगा। तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इसमें बी स्क्वायर कौन है? तो पहले को हम ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं, तीसरे को सी मान लेते हैं। ठीक है, हमको निकालना है तृतीय समानुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए। बी की जगह पे क्या दिया? 1.3। स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार गुणा करके लिख दीजिए। मैंने वही ऊपर 1.3 और 1.3 को 2 बार गुणा में लिख दिया। और ए का वैल्यू दिया 2.6। मैंने इनको कैलकुलेट करा और यहां से आया 0.65 आंसर। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है ये आप देख लीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए फॉर्मूला आपको नहीं याद आ रहा हो तो करना क्या होता है कि पहले नंबर पे जो दिया हुआ है उसका अपॉन जो दूसरे नंबर पे दिया उसको लिख देते हैं, जैसे 2.6 अपॉन 1.3। और फिर जो ये नीचे यहां दिया रहता है वही इक्वल टू के दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो 1.3 अपॉन नीचे वाला पता नहीं, यही निकालना है हमको x का वैल्यू। ठीक तो इसी x का वैल्यू निकालना है, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और यहां से हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे और जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 61 की तरफ। 61 जो प्रश्न है वो मैंने यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक, तो देखिएगा इसे कि 252 भागा का साइन है। जो भी प्रश्न है, सबसे बड़ा चीज है कि यहां जो दंडलेख टाइप से बना है उसी में कंफ्यूजन लोगों को होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि वो 8 और 7 को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो दंड देने का मतलब भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, वो नॉर्मली हमें सिर्फ डराने के लिए दिया जाता है। नॉर्मली उस दंड को एक प्रोसेस में हटा देते हैं और अगले प्रोसेस में जैसे बॉड मास का जो रूल है वही बॉड मास का रूल, यानी कि पहले ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट को हटाते हैं, फिर ऑफ के साइन को हटाते हैं, फिर डिवाइड को हटाते हैं। ठीक, फिर मल्टीप्लाई को हटाते हैं, फिर क्या करते हैं ऐड को हटाते हैं और लास्ट में सब्सट्रैक्ट को हटाते हैं। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है बॉड मास का वही चलता रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज आप ध्यान देंगे कि बहुत लोग यहाँ पे अगर 8 और 7 को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो इसका आंसर 14 आ जाएगा। ठीक है, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया और आप वही मार लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, आप ध्यान देंगे ये ऊपर वाला जो लाइन दिया हुआ है वैसा कोई उससे दिक्कत नहीं है, जो है सेम प्रोसेस आपको करते जाना है। ठीक, और आपका आंसर आएगा 7। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 62 के तरफ। ठीक है, हमारा प्रश्न संख्या 62 है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया है तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक कि आप शॉर्ट अप्रोच लें तो 2/3 का दाम 300 रुपया है, तो इसका मतलब होता है कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन में इस तरह की बातें लिखी हो जैसे 2/3 का दाम इतना है तो वो हमेशा ऊपर वाले का दाम लिखा होता है, और कहेगा टोटल का दाम इतना है तो वो नीचे वाले का दाम होता है, क्योंकि नीचे का जो वैल्यू है वो होता है टोटल वैल्यू और ऊपर का जो दाम दिया रहता, जो वैल्यू दिया रहेगा वो होता है आंशिक वैल्यू। तो यहाँ आंशिकी की बात कर रहा है क्योंकि पूरे हिस्से का तो दाम दिया नहीं है, 2/3 हिस्से का दाम दिया है, इसीलिए 2 बराबर हो जाएगा 300, तो 1 बराबर हो जाएगा 150 और 3 बराबर हो जाएगा 450। ठीक है, अब देखिए टोटल का दाम कितना हो गया 450, लेकिन उसको टोटल नहीं खरीदना है, टोटल का 3/5 हिस्सा खरीदना है, तो टोटल दाम में 3/5 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 270। ठीक है, ये हुआ आपका शॉर्ट अप्रोच। अगर आप बेसिक से बनाते हैं तो मान लीजिए कि जो पिज्जा है वो x है। ठीक है, और x का 2/3 300 रुपये, वहां से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो x का वैल्यू 450 आ जाएगा, और फिर 450 का 3/5 भाग हमको चाहिए, तो 450 का 3/5 भाग 270 होता है। दोनों तरीका आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 63 के तरफ। ठीक है, अब 63 में क्या है, क्वेश्चन है किसी राशि का 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491.68 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, ध्यान देंगे साधारण ब्याज का फॉर्मूला सबको पता होगा, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक है, यहां पे मेन प्रॉब्लम कहां होगा, ये जो डेटा दिया हुआ है लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं इस डेटा में, और कंफ्यूज का मतलब क्या कि वो पॉइंट देख के घबरा जाएंगे, एकदम नहीं घबराना है, और उल्टा सीधा तो कटाना ही नहीं है कतई भी। ठीक,
मूलधन नहीं दिया, वैसे ही मैंने रख दिया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि समय जो दिया था वो 1 साल 2 महीना दिया था, तो या तो सबको साल में बदल लीजिए या फिर सबको महीना में बदल लीजिए। आसान है महीने में बदलना, अगर साल में बदलेंगे तो दशमलव का केस आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने उसको टोटल को महीने में लिख दिया। तो 1 साल के लिए 12 महीने और 2 महीने और 14 महीने। रेट है 8% का, मैंने वो रख दिया। अपॉन फॉर्मूले में 100 है, 100 रख दिया। अब ये 12 कहाँ से आया, तो इसमें बात कर रही है वार्षिक ब्याज की, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखेंगे आप कि इसको वर्ष में बदलना होगा। तो अगर महीना है तो हमको पता है कि 12 महीने का 1 साल, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने 12 रख दिया। अगर मान लीजिए ऊपर मैं 14 महीने की जगह दिन में बदला रहता तो ऊपर दिन रखता और 1 साल में कितने दिन, 365, तो मैं नीचे 365 लिखता। और अगर कहीं क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि लीप ईयर है तो नीचे मैं 366 लिखता, ठीक है। और फिर जब कैलकुलेट करें तो मूलधन बराबर कितना आ गया, 5268 रुपए आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत अगर हो तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 64 के तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है कौन, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, क्योंकि 1 अंक की 1। अब इसके बाद 2 अंक की कहेगा तो उस पर 1 जीरो बिठा देना, 3 अंक की कहेगा फिर 1 जीरो बिठा देना, 4 अंक की कहेगा फिर 1 जीरो बिठा देना, यानी जीरो की संख्या बढ़ाते जानिए। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। अब ध्यान देंगे कि जो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या वो 1000 है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 1000 से तो ज्यादा ही होगा। अगर 1000 से कम कहीं 999 हुआ तो वो 3 अंक की संख्या हो जाएगी, ठीक। तो हम 1000 में 47 से डिवाइड करेंगे, और 47 से अगर 1000 पूरा पूरा कट जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर नहीं कटेगा तो हम करेंगे क्या कि उसको ज्यादा टर्म में ले जाने का कोशिश करेंगे। यही मैंने यहाँ करा भी है। 47 को 2 बार में ले गया, 94 नीचे आया 6, फिर 1 जीरो ऊपर से मैंने उतार लिया, ठीक है। और इसके बाद 60 आया। अगर मैं एक बार में ले जाता तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता, और बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो 47 को एक बार में ले जाएंगे और यहां पर 13 आएगा, ठीक है, और वो क्या करेंगे इसमें 13 जोड़ देंगे। वो गलत है, आप करके भी देख लीजिएगा। 1013 47 से नहीं कटेगा, ठीक। और ऑप्शन में 1013 जरूर दिया रहेगा और आप वही गलती करेंगे। तो आपको करना क्या होता है कि जितना यहां रिमाइंडर आ रहा था उससे बढ़ा करके जो 47 से कटने वाली संख्या होगी वो लिखेंगे और फिर घटा लीजिएगा। तो घटाइएगा तो 94 से 60 घटाइएगा तो ये -34 आएगा। -34 का मतलब ये नहीं है कि -34 घटा देना है। -34 का मतलब ये है कि अगर कि जो 1000 है उसमें अगर 34 की संख्या और ज्यादा रहती तो वो 47 से पूरा पूरा कट जाता, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा कि इस 34 को जोड़ देना होगा किस में, 1000 में, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1034 आ जाएगा, ठीक है। आज का प्रश्न थोड़ा सा इजी है बाकी दिनों की तुलना में, ठीक, क्योंकि मैं आपके सेट्स देखते रहता हूं, ठीक ना। तो बाकी दिनों का भी सॉल्यूशन, अब आपका सॉल्यूशन आपको रेगुलर मिलता रहेगा, तो आप आराम से जुड़े रहिए और रेगुलर अपने सॉल्यूशन देखते रहिएगा। जो भी मैथ्स दिक्कत होते हैं मैं आपको यहाँ अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ पे क्वेश्चन भी आप मेरे से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। 8541860978, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस भी मेरे से पूछ सकते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 है, 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर कोई एक संख्या कहता है तब तो डायरेक्ट कटा लेते हैं, लेकिन जैसे ही 3-4 संख्याएं कहे या इनसे ज्यादा कहे तो वैसी स्थिति में जितनी भी संख्याएं कहे उनके बदले में एक संख्या लाना पड़ता है हमको। और एक संख्या लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेहतर तरीका है एक संख्या लाने का। तो उस 4, 5, 6 का एलसीएम जब आप निकालिएगा तो ये कितना आएगा, 60 आएगा। कितना, 60 आएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपके क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि 200 से 600 तक, क्वेश्चन में कहा है 600 के बीच। तो 200 के बाद की संख्या और 600 से पहले की संख्या ऐसी कितनी है जो 4, 5 और 6 से कटेगी। इसलिए मैंने यहां पे आप ध्यान देंगे कि 600/60 लिख करके काटा है। इसका मतलब मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप ये गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन में कहीं 7 दे देता और आप 7 लगा के आगे बढ़ जाएगा, गलती हो जाएगा आपका, ठीक है। जब भी तक कहेगा तब तो वो टोटल संख्या लिखिए आप, लेकिन जब भी बीच कहेगा तो लास्ट वाले को और शुरू वाले को दोनों को छोड़ देना होता है, ठीक है। तो यहां से मैंने उसको छोड़ दिया
क्या हुआ कि मैंने यहाँ 540 लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कट रहा था, ऐसा हमने देख लिया। ठीक, तो उससे 60 की कम संख्या मैंने ली, तो यहाँ लिखा मैंने 540 अपॉन 60, और यहाँ 200 डायरेक्ट नहीं कट रहा, आप देख लीजिए करके। ठीक है, 200 से ज़्यादा वाली ही संख्या कटेगी। इधर 180 कट रहा है, इसके बाद 240 जाएगा तो 240 कटेगा। ठीक, तो यहाँ से ऐसी 3 संख्या हमें मिल गई जो 200 से कम की कट रही है, और इसके बाद 9 संख्या ऐसी मिल गई जो 600 तक कट रही है। तो 1 से लेके 600 के बीच 9 ऐसी संख्या है जो 60 से कटेंगी। वैसे भी अगर आप भाग दीजिएगा तो 60 का पहाड़ा पड़िएगा तो 9 बार वैसी संख्या मिलेगी जी। ठीक, और 200 तक जाएगा तो 60 का पहाड़ा पड़िएगा तो 180 3 तक की मिलेगी। यही 3 आप घटा देंगे तो 9 से 3 घटेगा 6, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 66 के तरफ। ठीक है, प्रश्न है एम गुणे 15% इज इक्वल टू एन गुणे 20%। तो एम और एन का रेशियो पूछा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका रेशियो पूछा है उसको एक तरफ कर दीजिए और जो डिजिट दो उसको एक तरफ कर दीजिए। मैंने वही किया, एम अपॉन एन, और यहाँ पे क्या करा है मैंने 15 यहाँ गुणा में, यहाँ जाके भागा में हो जाएगा। तो रेशियो में आंसर देखिएगा तो 4:3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 67। उत्तरी गोलार्ध में जमीन एवं पानी का अनुपात 2:3 है, एवं दक्षिणी गोलार्ध में जमीन एवं पानी का अनुपात 3:4 है। तो पूरे पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात क्या होगा? ध्यान देंगे, इस प्रश्न को बनाने के लिए आप एक रेशियो पूरे जमीन का लिखिएगा और एक रेशियो पूरे पानी का, और वही आपका आंसर हो जाएगा। लिखा कैसे जाएगा यही सिर्फ ध्यान देना आपको। ठीक, तो किसी एक को उठाइए, आपका मन है जमीन का उठाने का, जमीन का उठाइए, पानी का उठाने का मन है पानी का, फिर लास्ट में जो पूछेगा जो पहले लिखेगा उसको आप पहले लिख दीजिएगा, बस यही काम है। आपके प्रश्न में पूछा गया जमीन रेशियो पानी, तो आप जमीन रेशियो पानी उठाइए। ठीक, जमीन का रेशियो कैसे लिखेंगे? तो जमीन का रेशियो है 2:3। ठीक, तो जो जमीन का रेशियो उसको पहले लिखिए, तो 2 ऊपर लिखिए और फिर दोनों रेशियो को जोड़ के नीचे लिख दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 2:5। फिर दूसरे वाले में कितना जमीन का रेशियो है? तो 3:4। तो 3 को ऊपर लिखिए और 3 और 4 जोड़ने पे कितना होगा? 7 लिख दीजिए। तो ये हो गया टोटल जमीन का रेशियो ऊपर वाला। उसी तरीके से टोटल पानी का रेशियो लिख लीजिए। तो पानी का रेशियो क्या है? 3/5, क्योंकि 3 और 2 जोड़ देना है। फिर क्या होगा? 3 तो हो चुका है और 4 बचा हुआ है, तो 4:7। ऊपर वाले को ऊपर जोड़ के लिखिए, नीचे वाले को नीचे जोड़ करके लिखिए। तो आप लिखेंगे तो देखेंगे कि 14 + 15 ऊपर आ रहा है, फिर अपन 35 आएगा, फिर 21 + 20 और फिर अपन 35। 35 से 35 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हमने कर दिया। बचा क्या? ऊपर 29 और नीचे क्या बचा? 41। और यही क्या होगा? जमीन और पानी का रेशियो होगा। तो ये रहा आपका आंसर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 68 में। क्वेश्चन है 200 पृष्ठ की एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो आपको पता है कि एक अंक वाला संख्या कहां तक होगा? 9 तक। आपने 9 लिख लिया। नॉर्मली हर बात के लिए ट्रिक और फॉर्मूले पे नहीं जाया कीजिए, ठीक है? 9 लिख लिया आपने। इसके बाद 2 अंक की, तो आप कतई ये नहीं सोचिएगा 99। 9 इसमें से हटा लेंगे और 99 तक 2 अंक की संख्या होती है जो 10 से शुरू होती है, ठीक है? तो 10 से तो कहां तक जाएंगे आप? ये जाएंगे आप 90 तक, ठीक है? और यहां से आपने लिख लिया 90 तक वाली बात। तो ये 2 अंक की संख्या है, यानी अगर आप 10 लिख रहे हैं तो सिर्फ संख्या 1 लिख रहे हैं, लेकिन अंक देखिएगा तो 10 में 2 अंक यूज हुआ है, एक 1 और एक 0। इसलिए मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि हमको टोटल अंकों की संख्या बतानी है। ठीक उसी तरीके से बढ़िएगा तो 3 अंक में आपको 100 को भी ऐड करना है, ठीक है? और इधर कहां तक जाना है? 200 तक। तो 100 से आगे 100 और एक 100, तो टोटल कितना हो गया? 3 अंक की संख्या 101, वही लिख लिया। और कितने अंक लगे हैं? तो 3 अंक सभी में लगे हैं, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। जोड़िएगा तो कितना आएगा? 492, और आपका वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 69 की तरफ। क्वेश्चन है 2 संख्याओं के वर्गों का, 2 लगातार संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा? ठीक, तो कभी भी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। मान लीजिए 4 और 5 ले लीजिए, ठीक है? तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 घटाएगा आएगा 9, ठीक है? कितना आएगा? 9 आएगा।
और वहीं पे आप 4 और 5 को जोड़ के देख लीजिएगा, वो भी 9 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गों का जो अंतर है वो संख्याओं के योग के बराबर है। कोई भी दो लगातार संख्या ले के चेक कर लीजिएगा। मैंने यहां पर भी आपको दो संख्या लिया है सिर्फ चेक करने के लिए ही, 1 2 को लिया है, 3 4 को लिया है। ठीक, और दोनों स्थिति में बराबर है, इसलिए मैंने आंसर उसका क्या लिखा, बराबर होगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 70 की तरफ। क्वेश्चन है, एक किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है, वह कितने दिनों में काम का 1/8 भाग करेगा। अब फिर वही बात जो पीछे एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कि पूरा काम नहीं कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 3/4 भाग काम कर रहा है। ठीक ना, तो इस तरह के प्रश्न में जब तक पूरा नहीं कहेगा, वो नीचे वाला नहीं हो सकता, वो ऊपर वाले के वैल्यू के बराबर होगा। तो 3 बराबर 12, 1 बराबर कितना हो गया 4, और टोटल काम कितना है 4। तो 4 गुणे 4 कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 दिन में टोटल काम कर लेगा। लेकिन इसको तो टोटल काम कराना नहीं है, क्वेश्चन में दिया कि 1/8 काम सिर्फ करना है। तो 16 टोटल है, उसमें 1/8 से गुणा कर दीजिए, 2 दिन लगेगा 1/8 काम करने में, आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 72 की तरफ, यानी 72 की तरफ। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र की दो भुजाएं, कौन कौन सी, एक 40 मीटर दिया हुआ और एक 42 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और त्रिभुजाकार क्षेत्र का परिमाप दिया हुआ है कितना, 140 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए ये आपका त्रिभुजाकार क्षेत्र हो गया। ठीक, तो इसका परिमाप क्या होगा, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड जोड़ दीजिए, परिमाप होगा। कभी भी परिमाप क्या होता है, तो टोटल बाउंड्री का सम परिमाप होता है। ठीक, हमने आज जोड़ा तो देखा कि एक भुजा 40 था, एक 42 था और टोटल 140 है। तो अगली भुजा जो आ रही थी वो क्या आ रही थी, तो वो आ जा रहा था, करके देखेंगे तो कितना आएगा, 58 आएगा, हाँ 58 आएगा। ठीक, तो तीसरी भुजा कितनी आ जा रही थी, 58 आ जा रही थी। आप ध्यान देंगे, आपने पढ़ा होगा एक कि 20 पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, ये एक स्लैब है पाइथागोरस का। ठीक, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होना ही होना है। ठीक, उसी तरीके से ये भी है। तो आप अगर डबल कीजिएगा तो ध्यान दीजिए कि 20 का स्क्वायर 40, 21 का स्क्वायर 42 और 29 का स्क्वायर 58, यानी ये भी कहीं ना कहीं जो त्रिभुज बन रहा है वो समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में ये वाला साइड हाइट हो जाता है, ये बेस हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, वही फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 840 मीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से ये भी प्रश्न बन गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 73। ठीक है, एक लॉन रोलर 1 घंटा में 20 चक्कर लगाता है, वह 25 मिनट में कितने रेडियन चलता है। ध्यान देंगे कि 1 घंटा में 20 चक्कर लगाता है। ठीक है, और 1 घंटा में 20 चक्कर लगाता है और क्वेश्चन का आंसर पूछ दिया मिनट में। तो सबसे पहले हमको घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा। 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। ठीक है, मैंने वो लिख दिया यहां पे। इसके बाद आप ध्यान देंगे कि आंसर पूछा रेडियन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक चक्कर को रेडियन में बदलना पड़ेगा। हमको पता है कि कभी भी एक सर्कल पे पूरा पूरा घूम जाइएगा ना तो वो 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, तो आपको इससे ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है ये जानना पड़ेगा हमको। तो ये जानने के लिए हम 20 से 60 में डिवाइड कर दिए, तो पता चला कि एक चक्कर 3 मिनट में लगा लेता है, और एक चक्कर कितने रेडियन के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर। तो हमें निकालना है 25 मिनट में कितना रेडियन चलेगा। तो कोई मुझे अगर बता देता कि 1 मिनट में कितना रेडियन चलेगा तो हम उसी 1 में 25 से गुणा कर देते। तो मैंने वही किया, 3 मिनट में 2 पाई रेडियन, तो 1 मिनट में, तो यहां से 3 का डिवाइड कर दिया। ये मुझे लगता है कि बेसिक चीज है, सबको पता होगा। ठीक है, तो ये रहा 2 पाई अपॉन 3, फिर 25 का गुणा आपने कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 25 पाई रेडियन अपॉन 3। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 74 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन है, यदि सेक 300 डिग्री इज इक्वल टू एक्स है तो एक्स का मान बताइए। ठीक है, अब यहां से आप एक चीज ध्यान देंगे, सेक 300 डिग्री, लगभग इसका मान किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि हम इतना तो रटते नहीं, हम तो 90 तक का रट के याद रखे हैं। ठीक है, हम इसको 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो, क्योंकि देखिए होता क्या, 1 0 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, फिर 360।
यही 4 स्लैब होते हैं, ठीक है, जो 4 हमारे पास ब्रैकेट होते हैं जिनको कि हम अष्टक के नाम से ऑल, साइन कॉसेक, टैन कॉट, कॉसेक के नाम से जो जानते हैं। और इसको मैं डिटेल आपको बता दूंगा अगर आप हमसे कहेंगे तो। अब ध्यान देंगे सेक 300 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, मैंने मान लिया जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ। अब इसको तोड़ने के लिए हम 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो 270 के बेस पे तोड़ेंगे या फिर 360 के। तो अगर 270 पे तोड़ेंगे तो हम 300 को लिख सकते हैं 270 प्लस 30, या फिर 360 पे तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 360 माइनस 60, तो 300 हो जाएगा। ठीक, वही काम हमने यहां करा। अब ध्यान देंगे आप एक बात यहां पे कि अगर आप 90 डिग्री या 270 को बेस लेते हैं तो साइन जो है वो कॉस में बदल जाता है, टैन जो है वो कॉट में, और कॉसेक जो है सेक में। ठीक, इसके उल्टा कॉस साइन में, कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में। यही बात यहां पे हुआ, 270 को जब हमने बेस लिया तो सेक कॉसेक में बदल जाता है। ठीक, कुछ लोग इसके पहले थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि माइनस का साइन होगा कि प्लस का। तो आपका जो क्वेश्चन दिया था उसमें सेक 300 यानी किस क्वाड्रेंट में आप जाएंगे, तो आप जाएंगे यहां देख लीजिए चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में जो कॉस और सेक है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन तो बदलेगा ही नहीं, इसके लिए आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक, क्वेश्चन में हो सकता है कि जब आपका ऑप्शन हो उसमें एक -2 दे दे, एक 2 दे दे, आप कंफ्यूज करके -2 लगा दीजिएगा, तो वो गलत हो सकता है। ठीक, अब करना क्या होगा आपको कि सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और यहां लास्ट वाला लिख लिया जाता है डिग्री, तो ये 30 डिग्री। ठीक, अब कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होगा, तो मुझे लगता है कि 90 तक तो आपको पता ही होगा। ठीक, साइन 30 का पता है ना कितना होता है, 1/2 उलट देना है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। आंसर इस तरीके से भी आ जाएगा। या फिर अगर आप 180 डिग्री या फिर 360 को बेस लेते हैं तो वहां नहीं बदलता है, मैंने ये चीज नीचे लिखा भी है, देख लीजिए आप। ठीक, ये 0, 180 या 360 को अगर आप बेस लेते हैं और उसमें थीटा जोड़ते या घटाते हैं तो कुछ नहीं बदलता। कॉसेक कॉसेक रह जाता है, साइन साइन रह जाता है, सेक सेक रह जाता है, कॉस कॉस रह जाता है। ठीक, और यहाँ पे ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो वही मैंने करा भी है कि सेक सेक रह गया, और यहाँ से 60 डिग्री और सेक 60 यानी कॉस 60 को उलट देना है। कॉस 60 कितना होता है 1/2, और उसी को उलट दीजिएगा तो सेक हो जाएगा, क्योंकि कॉस का इनवर्स सेक होता है। ठीक, तो इस x इक्वल टू 2 आंसर आपका इस तरीके से भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके सेम है। ठीक है, और यहाँ मैंने कुछ आपके लिए लिख रखे हैं, तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है किसी भी तरीके का, अगर मैथ्स से संबंधित आपके क्वेश्चंस पेपर में, तो कोई भी टॉपिक, तो आप मुझे वो टॉपिक लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस दे सकूं। ठीक है, अगर इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत लगे जरूर आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।